कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, पर अपने को सब चाहिए, चमका की नहीं। हाय, दिस इज दशमत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर साइंस क्वेस्ट। और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन इन इंसिडेंट रे एंड मिरर। तो चलो देखो क्या है। केस 1, व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। इस बात को अभी याद कर लो। अगर मेरा मिरर थीटा एंगल से रोटेट होगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से यानी कि डबल एंगल से रोटेट कर जाएगा इन द सेम डायरेक्शन। समझते हैं साहब। चलो देखो, मान लो तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ठीक है। आओ, सपोज ये तुम्हारा मिरर हो गया इनिशियल कंडीशन में। अब यहां पर ही एक रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट करता है। सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अगर इंसिडेंट किया है ऐसे, और यहीं पर ही हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना है, 0 है। तो मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि इसीलिए मेरा रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। यानी मेरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर है। अब सेकंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकंड केस में मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे। सपोज ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, अब हम अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करने जा रहे हैं। तो चलो देखो, मान लो हम अपने मिरर को कितने एंगल से रोटेट करते हैं, थीटा एंगल से ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक है। कितना एंगल से रोटेट कर दिए, थीटा एंगल से। ये मेरा एंगल कितना बन गया, थीटा। थीटा एंगल से रोटेट करते हैं हम अपने मिरर को। ये मेरा जो मिरर था उसको हम कितने एंगल से रोटेट किए हैं, थीटा एंगल से। सपोज हम इसको रोटेट कर दिए हैं। तो अगर हम अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जाहिर है मेरा नॉर्मल कहां पर बनेगा, अब यहां पर बनेगा। यानी कि जो मेरा पहले यहां पर जो नॉर्मल था वो कितने एंगल से रोटेट हो चुका है, थीटा एंगल से रोटेट हो गया। ये भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया। तो जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितने एंगल पे आएगा, ऑब्वियस है। अगर ये थीटा पे है इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा कितना एंगल पे आएगा, थीटा एंगल पे आ जाएगा। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। पहले मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मेरा वहां था, अब मेरा रिफ्लेक्टेड रे कहां पर है, इस जगह पे। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये मेरा कौन सा रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, इस बात को नहीं भूलना। अब ये देखो, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इनिशियली मेरा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 था, यानी मेरा रिफ्लेक्टेड रे यहीं पर था। अब मेरा रिफ्लेक्टेड रे कहां आ चुका है, यहां आ चुका है फाइनल कंडीशन में। यानी कि वो अपने पाथ से कितना रोटेट कर गया है, 2 थीटा। यानी कि अगर मेरा मिरर कितने एंगल से, अगर मेरा मिरर थीटा एंगल से रोटेट करता है तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करता है और सेम डायरेक्शन में करता है। अगर ये कैसे घुमाता है अभी देखो, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कैसे रोटेट करता है साहब, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे और यहां लिख लेंगे। मान लो कि एंगल रोटेटेड by reflected ray is equal to 2 times angle rotated by mirror, राइट। या ऐसे लिख लो, थीटा अगर एंगल है तुम्हारा, एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम थीटा मिरर, यानी एंगल रोटेटेड बाय मिरर। याद रहेगा ये बात, पहला पॉइंट याद रखेंगे। एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर। एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर। अब यहां पर ही डायरेक्शन क्या है साहब, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर मेरा मिरर क्लॉकवाइज घुमा होगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर ही, सेम डायरेक्शन। समझ आ गया, यहां पर कितना हो जाएगा साहब, सेम डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। चलो इस पे थोड़ा सा सवाल एक देखते हैं, क्या है सवाल, मान लेते हैं साहब, देखते हैं। अगर हम तुमसे ये कहें, मान लो ये मेरा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, ये मेरा क्या था, मिरर था। अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है तो हम यहां पर ही क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। चलो मान लेते हैं मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है साहब, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 है।
अब हम तुमसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, यानी कि इस लाइन पे आ जाए, एक्स एक्सिस पे आ जाए, इस तरह ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है, इस लाइन पर आके गिर जाए। तो इसको कितना रोटेट होना होगा, हम चाहते हैं क्या है साहब, हम चाहते हैं ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, पर कैसे हो जाए, जब हम अपने मिरर को रोटेट करें। तो देखो अगर इसको हॉरिजॉन्टल होना है तो इसको कितना डिग्री रोटेट होना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री रोटेट हो गया तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको 60 डिग्री रोटेट कराना है इस डायरेक्शन में तो मिरर को कितना कराना चाहिए, मिरर को 30 डिग्री रोटेट कराएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे थीटा रोटेटेड बाय, यानी एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है साहब, 2 टाइम ऑफ एंगल रोटेटेड बाय मिरर, राइट, एंगल रोटेटेड बाय मिरर। और हमको अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री, यानी एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे मेरे को पता है कितना है, 60 डिग्री है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल रोटेटेड बाय मिरर कितना हो जाएगा साहब, यहां से 2 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी हमको मिरर को कितना रोटेट करना चाहिए, यदि हम अपने मिरर को 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं, ये 30 डिग्री पे रोटेट होगा। चमका कि नहीं चमका, एकदम सिंपल बात है। चलो इसका एक और आंसर हो सकता था, सर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाने बोले, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको ये भी तो सोच सकते थे कि इधर के बजाय हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर लाते, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस साइड लाते तो देखो ये कितना एंगल चलता, ये 30 यानी ये 60 हो गया, तो ऑब्वियस है ये 60 होगा, यानी उस रे को पूरा कितना चल के आना पड़ता, 120। यानी उस वक्त हम ये कह सकते थे एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू, हम तो जानते हैं 2 टाइम ऑफ एंगल रोटेटेड बाय द मिरर। तो ये जो मेरा एंगल रिफ्लेक्टेड बाय एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे होता वो कितना होता साहब, वो होता 120 डिग्री 2 इंटू एंगल रोटेटेड बाय मिरर। तो ये काटते और आंसर कितना आता 60। यानी कि अगर हमको मिरर को रोटेट कर करके रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाना होता तो 2 तरीका था कि अगर हम यहां पर ही कितना घसका देते 30 डिग्री करते तब भी आया था, और इस तरफ अगर ये रे रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ आता तो मेरे को 60 डिग्री घुमाना पड़ता। दोनों केस में ये पॉसिबिलिटीज था। क्या मेरा बात समझ आ रहा है, हाँ ना बोल। चल नेक्स्ट देखते सर, केस 2। पहला केस एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है सर, अगर मेरे मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया जाए तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मेरा रिफ्लेक्टेड रे है ना डबल एंगल रोटेट करता, अगर वो थीटा क्या है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा करेगा। चलो सर देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो एक मिरर तुमको दिखा रहा है कंडीशन, ये तुम्हारा मिरर है। अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर ही मिरर को फिक्स कर दिए। क्या कर दिए, मिरर इज फिक्स्ड। यहां मिरर रोटेट नहीं होगा, इंसिडेंट रे रोटेट होगा। व्हेन रे इज रोटेट, और कौन सा रे के बारे में बात कर रहे हैं साहब, इंसिडेंट रे रोटेट होगा। तो देखो इनिशियली क्या है, मेरा इंसिडेंट रे ये है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। मान लो मेरे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा था 30 डिग्री। कितना बना रहा था साहब, पहले एंगल कितना बना रहा है, मान लो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री ही बना रहा होगा। उसके बाद हम अपने 30 डिग्री बना रहा होगा एंगल। उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद हम अपने इंसिडेंट रे को कुछ एंगल सपोज मोड़ दिए। कितना मोड़ दिए, यहां से इमेजिन कर लो, मान लो यहां से हम इसको 30 डिग्री के से 10 डिग्री इसको रोटेट करा दिए। कैसा रोटेट कराए हैं, क्लॉकवाइज। हम अपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट करा के इस पॉइंट पर लेके आ गए हैं जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। तो ऑब्वियस है अब जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा होगा, ये इंसिडेंस बन रहा होगा, वो कितना होगा 20 डिग्री। इसलिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनना चाहिए 20 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 20 डिग्री बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को इस डायरेक्शन में कितना रोटेट होना पड़ेगा, 10 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। इसका मतलब जब कभी इंसिडेंट रे किसी भी एंगल से, थीटा एंगल से अगर रोटेट करता है तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से ही रोटेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में करता है। तो हम यहां से ये बात याद रख सकते हैं कि एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे, थीटा ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाता है, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड के। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। बट क्या बात याद रखना साहब, यहां पर ही अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगा। उसमें क्या था, सेम था जब मिरर रोटेट कराते हैं। तो 2 कंडीशन याद हो गया तुमको बहुत अच्छे से। अगर मेरे मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे
2 थीटा से रोटेट करता है और इन द सेम डायरेक्शन। हाँ ना बोल? हाँ। चल सेकंड देख, अगर मेरा इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट करता है और किस में करता है? अपोजिट डायरेक्शन में करता है। बड़ा सिंपल सा बात है। चलो आगे बढ़ते साहब। ये देखो एक क्वेश्चन दे रहा है, फिगर शोज अ प्लेन मिरर ऑन टू विच अ लाइट रेज इंसिडेंट इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री। ये मेरा इंसिडेंट रे कितना डिग्री से कर रहा है? रोटेट 10 डिग्री। यहां पर भी दिया हुआ है 10 डिग्री से रोटेट कर रहा है। और कैसा कर रहा है जनाब? देख लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा रोटेट कर रहा है। क्लियर है बात? आगे पढ़ते हैं। एंड द मिरर बाय 20 डिग्री, और मेरा मिरर जो है वो कितना डिग्री से रोटेट कर रहा है? 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, शोन इन द फिगर बिलो। फाइंड द एंगल बाय विच द रिफ्लेक्टेड, है ना, क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बाय विच द रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड। यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड, तो हमको फाइनल बताना है कि मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हुआ। वेरी सिंपल। पहला केस में क्या हुआ है साहब? इंसिडेंट रे रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया? 10 डिग्री। अगर ये इंसिडेंट रे 10 डिग्री रोटेट किया होगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया होगा? ऑब्वियस है 10 डिग्री रोटेट किया होगा, लेकिन कैसा रोटेट किया होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो केस 1 लिख लेंगे साहब। हमको मालूम था थीटा एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे किसके बराबर होता है? इंसिडेंट रे किसके बराबर होता है? एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरे पहला केस में जो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया होगा वो कितना रोटेट किया होगा? इंसिडेंट थीटा 10 डिग्री रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड भी मेरा कितना रोटेट कर गया है? 10 डिग्री। और इसको कैसे लिखेंगे साहब? ये कैसे रोटेट किया होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा 10 डिग्री रोटेट किया है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे। पहला केस के लिए। सेकंड केस में देखेंगे साहब क्या है? मेरा जो मिरर है वो कितना रोटेट किया है? 20 डिग्री। अगर मेरा मिरर 20 डिग्री रोटेट किया होगा और एक ऐसा क्या है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, ये क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और डबल करेगा, क्योंकि हम जानते थे एंगल रोटेटेड बाय मिरर, एंगल रोटेटेड बाय, है ना, एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे क्या होता था साहब? 2 टाइम्स ऑफ एंगल रोटेटेड बाय मिरर। ठीक है, यही होता था। तो एंगल रोटेटेड बाय मिरर मेरे को कितना दिया है? 20 डिग्री दिया है, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ ना बोल? तो ये मेरा आ गया 40 डिग्री, और कैसा आ गया होगा? क्लॉकवाइज आ गया होगा। तो मेरा जो एंगल रोटेट किया होगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे नेट, है ना, अगर थीटा नेट देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो वो मेरा क्या आएगा साहब? इसको थीटा रिफ्लेक्टेड पहला केस के लिए, दूसरा केस के लिए, तो एक बार 40 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज, और एक बार कितना किया है? 20 डिग्री कैसा किया है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज है 40 और 10 डिग्री है। 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप मेरा बात समझ आ गया होगी। पहला सवाल क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे आई इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एम, द मिरर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर बाय एन एरो, फ्रीक्वेंसी 9 f दिया हुआ है मेरे को। कितना? ये f है तुम्हारा 9/π, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज रिसीव्ड ऑन द वॉल W एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के में यहाँ पर एक वॉल है समझ लो, और इसके ऊपर इसका रिफ्लेक्टेड रे रिसीव होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे तुमको दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 37 डिग्री, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जा रहा है? यहाँ पर ही 37 डिग्री बन रहा है। तब तुमसे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द वॉल, इस स्पॉट का, इसका हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। क्लियर है मेरा बात? मान लो अभी ये किस जगह पे है? यहां से ले लो। यहां से कितने जगह, किस दूरी पर है? ये y पे है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना दूरी पर है? d पर है। क्लियर है मेरा बात? हमको क्या पता करना है? इस स्पॉट का वेलोसिटी, यानी कि इस स्पॉट का वेलोसिटी मालूम करना है। तो हम v इक्वल टू लिख सकते हैं साहब dy/dt। हाँ ना बोल? चलो, अब ये एंगल कितना बन रहा होगा साहब? 37 है, तो ऑब्वियस है ये भी 37 बन रहा होगा, और ये मेरा अल्फा, ये किसके इक्वल होगा? मान लेते हैं 53 डिग्री के। तो हम यहां से लगा सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? p/b। p मेरा कौन है? y है, और b मेरा कौन है? d, यानी कि 10 जो है उसको अभी बाद में रखेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू d tan अल्फा, राइट, d tan अल्फा। नॉट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर ही मिल जाएगा मेरे को dy/dt, और यही मेरा बनेगा v। हाँ ना बोल? tan का डिफरेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और सिर्फ अल्फा का करेंगे तो आ जाएगा d∝/dt। d∝/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अल्फा तो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पार्टिकल का, और इस पार्टिकल का कितना होगा? क्योंकि मेरा मिरर अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा होता तो ये 2 ओमेगा से रोटेट हो रहा होता। क्लियर है मेरा बात? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? d sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं 2 ओमेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर ये थीटा एंगल 1 सेकंड में घूमता है या अल्फा घूमता है तो वो 2 अल्फा घूमेगा। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा माना जाए तो उसका एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी f है तो उसका फ्रीक्वेंसी 2f होगा, राइट। तो चलो यहाँ पर 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर अल्फा 2 इंटू ओमेगा की जगह डाल सकते हैं 2 पाई एफ, राइट। अब वैल्यू सारा बैठा लो, देखो यहां से डी का वैल्यू कितना था साहब, 10 था। सेक स्क्वायर फाइव का मतलब 53 डिग्री। उसके बाद आ गया तुम्हारे पे 2 इंटू पाई, और एफ का वैल्यू अपने पास है 9 बाई पाई, राइट। यहां से पाई ने पाई को मार दिया, यहां आ गया 10। सेक स्क्वायर 53 का वैल्यू कैसे आएगा जरा देखो, अगर तुमको याद नहीं है तो ये बचपन में हम बता चुके थे। ये 37 है, ये 53 है, हाँ ना बोल, ये 3, ये 4, ये 5। हमको चाहिए सेक थीटा मतलब h बाई बी, और h कौन है मेरा 5 और b मेरे लिए कौन है 3, यानी 5/3 और उसका भी होल स्क्वायर, हाँ ना बोल। 2 इंटू 9 यहां पर ये आता है साहब, यानी कि ये आ गया 10 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 9। 9 ने 9 को मार डाला, 2 2 जा 4, 4 इंटू 25 100 इंटू 10, यानी कि आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। अब अपना ऑप्शन को मिला, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, पहला एक 10 है, बी तुम्हारा 20 मीटर 1000 मीटर पर सेकेंड था, यानी कि तुम्हारा आंसर है 1000 मीटर पर सेकेंड। हाँ ना बोल, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, बोलता दो मेरे को। चलो लाइट रे आई के बाद सारा काम खत्म हो गया इसका। आई होप तुमको ये बात समझ आ गया होगा, इस न्यूमेरिकल का भी। नेक्स्ट करते हैं साहब, आते हैं सर टोटल नंबर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द 2 मिरर। 2 मिरर के द्वारा कितने इमेजेस बनते हैं। देखो सर पहला केस क्या लिया, व्हेन द 2 मिरर आर पैरेलल। अगर 2 मिरर मेरा पैरेलल है तो सर कितने इमेज बनेंगे, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, अगर साहब 2 मिरर पैरेलल है तो मेरा इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा, हाँ ना बोल। ठीक है साहब, जैसा कि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, यहाँ पर ट्रायल रूम वगैरह में जाते हैं तो दिखता है 2 मिरर अगल बगल लगा रहता है, उसमें बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, किसी बार्बर शॉप में भी ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। तो पर ये बनता कैसे है समझते हैं साहब। मान लो तुम्हारे पास क्या है, 2 मिरर है, सपोज ये तुम्हारे पास एक मिरर हो गया, जैसा कि फिगर में भी दिखला रहा, और यहां एक मिरर हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 2 मिरर है। अब मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर, और यहां से रखा हुआ है 2 मीटर की दूरी पर। सर ये भी मेरा क्या है, मिरर है, ये भी मेरा क्या है सर, मिरर है। इसको मान लो M1, इसको मान लो M2। देखो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज बनेगा वो तुमको पता है 1 मीटर की दूरी पर कहीं यहां पर बनेगा। इसको मान लो I1, और इसके वजह से जो इमेज बनेगा वो यहां पर ही कितने दूरी पर बन रहा होगा बाबू, 2 मीटर की दूरी पर बन रहा होगा। इसको मान लो I1 डैश। कोई शक वाला बात नहीं। अब देखो ये जो इमेज है इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ये इसका इमेज कौन है ये। अब ये जो इमेज है इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा तो इस मिरर का जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, ये कितना है हमारा 1 मीटर है, तो ये 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि मेरा यहां पर नेक्स्ट इमेज जो बनने वाला है वो 4 मीटर की दूरी पर बनने वाला है। ठीक है साहब, अब इस मिरर का काम तो हो गया। अब इस मिरर के लिए पहले ऑब्जेक्ट कौन था, ये था। अब इसी मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन हो चुका होगा, I1 डैश, और इसका जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कहां पर ही बनेगा, I2 डैश कहां पर बनेगा, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये आ गया I2 डैश, और ये I2 कहां पर बनेगा, कहीं यहां पर बनेगा, और उसका दूरी कितना होगा 2 और 3 मतलब 5, यानी कि 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है मेरा बात। ऐसा क्यों होता है जरा देखो, मान लो इसे कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलता है, यहां इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ये जाएगा भी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा भी। ठीक है, अब दूसरा रे मान लेते हैं, यहां से कैसा आ रहा है साहब, ये रे ऐसा आया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको पीछे टानेंगे तो यहां मिल जाएगा। इसके लिए भी वही कंडीशन होगा, पहला रे मान लो यहां आया और फिर रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। सर दूसरा रे कैसे मान लेंगे, मान लेंगे यहां आता है, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं यहां जा रहा होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा इमेज बन जाएगा। पहला केस के लिए हो गया। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर के लिए, वो उसके लिए क्या है, वो इसके लिए इंसिडेंट है। इस मिरर के लिए क्या हो रहा है साहब, इस मिरर के लिए, सॉरी, इस मिरर के लिए क्या हो रहा है, इस मिरर के लिए इंसिडेंट हो रहा है। इसलिए ये उसके लिए कैसा बिहेव करेगा, एक ऑब्जेक्ट का जैसा बिहेव करेगा, और उसका इमेज कहां पर बन जाएगा, वहां बन जाएगा, क्योंकि देखो इसके बाद ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहां पर ही आकर के मिल जाएगा। उसी तरह इस मिरर के लिए, इसी तरह इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए जो इंसिडेंट रे है ये कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, यानी कि ये मेरे लिए कैसा बिहेव करने वाला है, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का जैसा बिहेव करने वाला है, और उसका रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगा, जिसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये मेरा इमेज बन जाएगा। आई होप कुछ कुछ बात समझ आ गया होगा। ठीक है साहब, चलो अब देखो हम लोग इतना
ये क्लियर फिगर है जिसमें समझ आ रहा है, पर हम लोग इसमें इतना फंडा नहीं लगाते। अगर मेरे का इस केस में देखो 4 पे बना है, 2 पे बना है, 1 पे बना है, 5 पे बना है, अगर हम इसका ट्रिक सीखा तुमको, ये मान लो M1 है, ये मान लो M1 है, तो इसके वजह से जो पहला इमेज बनेगा, इसके वजह से, ये कहां पर था मेरा ऑब्जेक्ट, यहां पर देखो तो 1 मीटर की दूरी पर था, तो कुछ नहीं करना, यहां लिख लो M1, यहां लिख लो M2। पहला इमेज जो बना है इसके वजह से कहां पर बनेगा, ऑब्वियस है 1 मीटर पे, और इसकी वजह से 2 मीटर पे। फिर क्रॉस ले लो, दोनों के बीच का गैप कितना था, 1 और 2 मतलब 3 था, यहां लिख लो 3। तो नेक्स्ट इमेज जो M1 का बनेगा वो 5 पे बनेगा, और जो M2 का बनेगा वो कहां पर बनेगा, 4 पे। फिर क्रॉस मारो ऐसे करके, यहां लिख लो 5। M1 का जो नेक्स्ट बनने वाला था वो कहां पर बनने वाला था, 9 पे, और जो M2 का नेक्स्ट बनने वाला था साहब वो कहां पर बनने वाला था, M2 का ये आ गया 5 + 5 एंड इक्वल टू 10। देखो इसका पहला इमेज कहां पर बना था, 1 मीटर पे बना था, इसका दूसरा इमेज कहां पर बना था, 5 मीटर पे बना था, इसका पहला इमेज कहां बना था, 2 पे, दूसरा कहां बना, 4 पे। अगर इसका तीसरा पूछा जाता तो वो 10 पे बनता, और इसका तीसरा पूछा जाता तो कितने पे बनता, 9 पे बनता। बस इस चीज को ऐड करते हुए चले जाओ और तुमको नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। वैसे तो नंबर ऑफ इमेज इनफिनाइट मिलेगा, लेकिन इसमें पूछ सकता है कि सर पहले मिरर का जो चौथा इमेज है और दूसरे मिरर का जो तुम्हारा तीसरा इमेज है उनके बीच का क्या गैप है। तो इस तरह से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, वो कहां पर बना और बीच के नंबर को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बात। सपोज तुमसे ऐसे पूछ लिया, मान लो यहां पर ये एक मिरर है M1, ठीक है साहब, और यहां एक मिरर है M2, ठीक है। अब यहां पर ही मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से कितना दूरी पे रखा हुआ, मान लो 2 मीटर पे, और यहां से रखा हुआ है 3 मीटर पे। अब तुमसे सवाल करता है कि इससे बनने वाला तीसरा इमेज, या इससे बनने वाला, इससे बनने वाला तीसरा इमेज ले लो, ठीक है, इससे बनने वाला तीसरा इमेज और इससे बनने वाला क्या साहब, दूसरा इमेज, ठीक है, इन दोनों के बीच का कितना गैप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ये वाला तरीका को नहीं अपनाएंगे, सीधा M1 यहां पर है और यहां M2 है, तो M1 का पहला इमेज कहां पर बनेगा, ऑब्वियस है सर 2 मीटर पे बनेगा, तो यहां लिख लो 2, और इसका जो पहला इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, 3 मीटर पे। अब यहां क्रॉस मारो, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो रहा है, 3 और 2 5। अगर ये 5 हो रहा है तो सर 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। अगेन फिर यहां पर क्रॉस लगाओ, यहां लिखो 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा सर आपका 12, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। फिर यहां पर क्रॉस लगाओ, यहां लिखो 5, यहां 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। यानी कि इसका जो सेकंड इमेज है वो कहां पर बन रहा है, 8 पे, और इसका थर्ड इमेज कहां पर बन रहा है, 13 पे। तो कितना हो गया सर मेरा जो दोनों के बीच का गैप होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, 18 + 13 प्लस इन दोनों के बीच का गैप विच इज इक्वल टू 5। तो आ गया तुम्हारे पास क्या, 8 5 13 और 13 दैट इज इक्वल टू 76 मीटर। यानी इसके तीसरे इमेज और इसके दूसरे इमेज के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 26 मीटर होगा। आई होप मेरा बात चमका, ठीक है, और अगर नहीं चमका है तो फिर भी हाँ ही बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं साहब, कमेंट करो नहीं चमका तो फिर से समझाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला बात समझ आ गया। अच्छा अब आते हैं सर, व्हेन 2 मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अगर 2 मिरर एक दूसरे से क्या है साहब, क्या कह रहा है, अगर 2 मिरर एक दूसरे से इंक्लाइन है तो बताएं क्या नंबर ऑफ इमेज होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 इंक्लाइन मिरर, अगर एक ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में रखा हुआ है, इंक्लाइन मिरर के बीच में रखा हुआ है, क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 इंक्लाइन मिरर देन सेवरल इमेज आर फॉर्म्ड, all of which lie on a circle with the center of the circle located at the point of intersection of the 2 मिरर। देखो यहां पर ही 2 मिरर तुमको दिख रहा होगा, M1 एंड M2, और ये जो ग्रीन वाला है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का जितना भी इमेज बनेगा, एक बात तो कंफर्म है कि वो एक सर्कुलर पाथ पर बन रहा होगा, सब एक सर्कुलर पाथ पर बन रहा होगा जिसका सेंटर इन 2 मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये बात याद रखना। अगर कोई मिरर ले रहे हैं और उसके बीच में 2 मिरर ले रहे हैं और उसके बीच में कुछ भी एंगल हो और कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो नंबर ऑफ इमेज बनता है, वो इमेजेस जो बनता है वो एक सर्कुलर पाथ पर बनता है। और ये इमेज तब तक बनता है, ये बात याद रखना, ये इमेज तब तक बनता है जब तक एंगल 180 ना हो जाए, यानी कि इस मिरर के पीछे फिर कोई इमेज नहीं बनेगा। ये रेड वाला जो डॉट है वो इमेजेस जा रहा है इस मिरर के द्वारा, पर इस मिरर के द्वारा इसके बाद इसके पीछे नहीं बन सकता। तो हम लोग 180 से कम एंगल तक को ही लेते हैं, याद रखेंगे ये वाला बात। और ठीक इससे पीछे फिर कोई इमेज नहीं बनेगा, इसके वजह से जो इमेज बन रहा है, इसकी वजह से जो इमेज इधर बन रहा है वो 180 से पीछे नहीं बनेगा। क्लियर है मेरा बात। हम लोग आगे और बात को समझेंगे, पर एक बात है कि अगर इंक्लाइन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो किस पे बनता है, एक सर्कुलर पाथ पे ही बनता है ऑलवेज। क्लियर है मेरा बात। और उसका सेंटर, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कौन होता है, इन 2 मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो वर्टेक्स तुमको मिल रहा है यही इन दोनों पॉइंट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, ये देखते हैं व्हेन 2 मिरर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर 2 मिरर मेरा परपेंडिकुलर है तो देखो यहाँ पर 2 मिरर अगर परपेंडिकुलर है तो ये पूरा सर्कुलर पाथ पे, ये जो इमेज बना हुआ है ये एक सर्कुलर पाथ पे बना होगा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे ही बना होगा। ये डायग्राम थोड़ा
ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलो इसको एक बार बना करके तुमको समझाते हैं कैसा बना हुआ है। मान लो यहाँ पर ही दो मिरर है मेरे पास, ठीक है, मान लो यहाँ पर ही एक ये मिरर हो गया और एक ये मिरर हो गया और दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज कैसे बन सकता है सर, यहाँ से जितनी दूरी पर रखा होगा ठीक इमेज उतना ही दूरी पर एक ये इमेज बन जाएगा, ठीक है, इतनी ही दूरी पर, और यहाँ पर अगर कितना दूरी पे भी रखा हुआ है ठीक उतना ही दूरी पर एक इमेज यहाँ पर भी बनेगा। रे डायग्राम अगर हम बनाए तो पहला रे ऑफ लाइट को ऐसे ले लो, दूसरे रे ऑफ लाइट को कहीं यहाँ ले लो, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाएगा, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन तो इधर ही होगा और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर, इन दोनों को हम लोग पकड़ कर कैसे मिला सकते हैं, और ये मेरा I1 पहला इमेज बन गया। क्लियर है मेरा बात? अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ टकरा करके कहाँ चला जाएगा, कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं सर, ये वहां से एक रे ऑफ लाइट निकला, यहाँ गया, फिर टकरा के रिटर्न आ गया, ठीक है। फिर ये रे ऑफ लाइट को एक और रे ऑफ लाइट ले लो यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहाँ आ गया, तो इसका जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ के दो इमेज बन गया I1 और I2। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर जा रहा होगा, इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तुमको क्या देगा, एक नया इमेज देगा। तो ये देखो ये तीसरा इमेज बन गया। क्लियर है मेरा बात? यानी कि याद रखे जब दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखा रहता है, ये मिरर था, ठीक है, अगर दो मिरर एक दूसरे से कितने पे रखा रहता है, 90 डिग्री पे रखा रहता है, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनता है वो कितना बनता है साहब, वो 3 इमेज बनता है, और इस तरह से इसका रे डायग्राम को दिखाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू मिरर इंक्लाइन एट एन एंगल, चलो 90 डिग्री पे नहीं है, किसी भी एंगल पे है, 30 पे है, 60 पे है, 120 पे है, 50 पे है, 70 पे, कुछ भी पे भी है, तो बोलता है कंसीडर टू मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, द ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ M1 एंड बीटा विथ M2। मान लो यहाँ देखो फिगर, ये दिख रहा है, ये अच्छे से देखो, एक मिरर है तुम्हारे पास ऐसा, मतलब एक मिरर नहीं है, मान लो ये दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है साहब, थीटा है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पहले यहां से इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और इसके साथ बना रहा है बीटा। तो इसके वजह से जो पहला इमेज बनेगा हमको मालूम है, इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे यहां पर इसे, तो ये एंगल कितना पे बना देगा, ठीक अल्फा पे बनाएगा पहला। ये अपना जो इमेज बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे ऐसे, ठीक है, और ये ठीक इक्वल दूरी पे यहां पर इमेज बनाएगा, और ये कितना एंगल पे बनाएगा, बीटा ही पे बनाएगा। क्लियर है मेरा बात? ये मेरा कौन है, ये मेरा मिरर है, ये सब मेरा मिरर है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये फिगर बनाए हुए हैं। ये देखो ये मेरा मिरर है, तो पहला एंगल ये जो बना रहा है वो अल्फा पे बना रहा था पहला, और ये एंगल कितना पे था, बीटा पे था, तो एंगल कितना बना दिया, बीटा पे था, तो यहाँ बीटा पे बनाएगा। और ऐसा एंगल कब तक बनाते रहेगा, देखो यहाँ फिर अल्फा, फिर यहां से देखेंगे तो अल्फा प्लस कितना पे बना रहा है, यहाँ पर ही अगर अल्फा था, ये अल्फा प्लस थीटा पे बनाएगा, और ये बीटा प्लस थीटा पे बनाएगा। क्लियर है मेरा बात? हम लोग एक वैल्यूज लेके समझते हैं, ठीक है, तुमको ज्यादा समझ आएगा। मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये मिरर के बीच का एंगल कितना है साहब, ये मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, पर हम उसको ऐसे डिवाइड कर दिया, मान लो ये वाला 20 है और ये वाला 40 डिग्री है। क्लियर है? तो इसके वजह से यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जो पहला इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, पहला इमेज बनेगा 20 पर, इस मिरर की वजह से, और इस मिरर की वजह से पहला एंगल कहां पर बनेगा, ठीक 40 पर बनेगा, ठीक है। फिर इस मिरर की वजह से जो दूसरा इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, ये 20 ये वाला मिरर है तुम्हारा, इस मिरर की वजह से जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, सर ये कहां पर है मेरा, ये इमेज, ये जो इमेज आया है इसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो इमेज आया था इसका यहाँ पर सपोज कर लो 40 पे, उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, ये 40 प्लस 60। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, तो कितना हो गया 100 पे, ये कितना पे बन रहा होगा कहीं पर ही 100, यानी कि ये जो एंगल बना रहा होगा, इससे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना पे बन रहा होगा, 100 पे बन रहा होगा। आई होप मेरा बात समझ आ रहा है। क्लियर है मेरा बात? तो इसमें बड़ा बात कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक है, अगर दो तुमको क्या दे दे, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक क्या है, ऐसे समझो, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक क्या है, अगर तुमको दे दिया जाए दो बीच के एंगल, तो ये मान लो मेरा पहला M1 है और ये मेरा M2 है, ठीक है। अब यहां पर ही मान लो तुमको क्या दे दिया, दो मिरर ऐसे दिया हुआ था, दोनों के बीच का एंगल कितना था साहब, एक बना रहा था मिरर से कितना 20, और एक कितना बना रहा था 40। मान लो इन दोनों मिरर के बीच का पूरा एंगल 60 है। तो देखो पहला इमेज जो बनेगा M1 से, पहला इमेज ये वाला M1 है और ये M2 है, तो पहला इमेज कितना पे बनेगा 20 पे, और दूसरा इमेज इसका कितना पे बनेगा, पहला इसका कितना बन गया 20 पे, M2 का कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो वो रूल भी दिया हुआ है, तो यहाँ से M2 कितना पे बनेगा, यहाँ पर 40 पे, क्रॉस लगाओ, दोनों के बीच का एंगल कितना था साहब 60। जो M1 से नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा 100 पे,
इससे जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा 60 + 20 यानी 80 पे बनेगा, राइट। फिर यहां पर क्रॉस लगाओ 60, तो नेक्स्ट इमेज जो M1 से बनेगा वो कहां पर बनेगा 80 + 60 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री, और यहां पर कहां पर बनेगा 160 डिग्री, ठीक है। फिर क्रॉस लगाओ, यहां लिखो 60, तो ये कितना हो गया 160 + 60, यहां बन रहा है तुम्हारे पास 220, राइट, यहां बन गया 220, और ये कितना हो जा रहा है सर 160, ये 200। तो ये दोनों इमेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल 180 जहां क्रॉस किया 180 पे भी हम लोग को नहीं मानना है, 180 से कम तक हम लोग मानेंगे कि इमेज बन रहा है और उसके बाद कंसिडर नहीं करना है। क्या मेरा बात समझ आता है? चलो ये बात 100% क्लियर गया। चलो मान लेते हैं अब तुमसे और सवाल पूछा जाता है। मान लो ये दो मिरर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मान लो 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां जैसे रखा हुआ है, ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, पहले वाले मिरर के साथ बना रहा है 20 डिग्री और दूसरे वाले के साथ बना रहा है 50 डिग्री। ये तुम्हारा क्या है, ये दो मिरर है। अब तुमसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। बहुत सिंपल, ठीक है, ये मेरा M1 है, ये मेरा M1 है और ये मेरा M2 है सपोज। तो तुमको ट्रिक क्या लगाना है साहब, कुछ नहीं, यहाँ लिख लो M1, यहाँ लिख लो M2। जो पहला इमेज बनेगा वो कितना पे बनेगा 20 पे, इसका जो पहला इमेज बनेगा कितना पे बनेगा 50 पे। क्रॉस लो, यहाँ है 70, लिख लो 70। फिर नेक्स्ट इमेज जो M1 का बनेगा वो 70 + 50 विच इज इक्वल टू 120, ये कितना पे बन जाएगा 90 पे। ऐसा तब तक करते जाना है जब तक तुम 180 तक नहीं आ जाते। फिर यहाँ पर कितना ले लेंगे साहब, जरा देखो तो 70, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर 120 + 70, 120 + 70 कितना हो गया तुम्हारे पास 190, और ये कितना हो गया 90 + 70 यानी कि 160। अगेन हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर 70, तो 190 + 70 कितना हो जाएगा 200 पार हो गया, 190 + 70 260, और ये कितना हो जाएगा 160 + 70 कितना हो जा रहा है साहब आपके पास 230। तो ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया हमारे पास 6 नंबर ऑफ इमेज बनेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये बात। आगे बढ़ते हैं साहब। चलो अब देखो ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मान लेते हैं, चलो ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, 90 डिग्री पे दो इमेज ओवरलैप करता है। मान लो ये दो मिरर है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच के, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए हैं जो इससे एंगल कितना बना रहा है 45, और ये भी एंगल कितना बना रहा है 45। तो पहले मिरर ये वाला को मान लो M1 और ये वाला को मान लो तुम अपना M2, तो ये तुम्हारा M1 हो गया और ये तुम्हारा M2। तो M1 का पहला इमेज कहाँ से बनेगा 45 पे है, तो ये 45 पे बनेगा। इसका भी कहां पर बनेगा 45 पे। क्रॉस लेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना साहब 90, 45 + 90 135। अगेन इसका कितना हो जाएगा 135, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ 90, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बनाएंगे भी तो 200 क्रॉस होगा, यहाँ पर कोई बनाने का मकसद नहीं है, यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे 200 क्रॉस होगा, ये तो इमेज पॉसिबल ही नहीं है। अब जरा देखो ये 135 पे दोनों मिल रहे हैं, अब इनको ऐड करके देखो 135 + 135 विच इज इक्वल टू 270, 270 + 90, 270 + 90 कितना हो जाएगा 360। अगर 3 का सम, कभी भी 3 का सम तुमको क्या मिल जाए 360 मिल जाए, तो किसी एक को निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। एक को निगलेक्ट कर देंगे तो यहां पर जो मेरा नंबर ऑफ इमेज होगा 1 2 और 3, इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये ओवरलैप का कंडीशन होता है। पढ़ो यहाँ, इफ द सम ऑफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द एंगल मेड बाय द इमेज विद देयर रिस्पेक्टिव मिरर इज 360 और ग्रेटर देन 360, तब वो ओवरलैप का केस हो जाता है और किसी एक को कंसिडर करना है। यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ इमेज बन रहा होगा साहब कितना बन रहा होगा 3 बन रहा होगा। कंडीशन समझ आ गया। अगर 3 का सम यहां पर ऐड करने के बाद 360 हो जा रहा होगा तो किसी एक को लेंगे, एक को छोड़ देंगे, यानी कि 90 डिग्री के केस में मेरे पास कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा 3 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सर फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। अगर हमको नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो फॉर्मूला दिया हुआ है। कभी भी देखो क्या करो, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ थीटा क्या है एंगल बिटवीन द 2 मिरर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 मिरर दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ इमेज निकालने का तरीका होता है 360 अपॉन थीटा, है ना। और कब निकालना नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन थीटा करो, अगर ये नंबर, अगर ये 360 अपॉन थीटा करने से इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1, यानी उसमें से एक घटा देना है। कब, जब इवन होता है। और अगर ऑड हो और सिमेट्रिकल, पहले इवन का केस को समझते हैं। मान लो सर कोई ऐसा एंगल ले लो, 2 मिरर के बीच में कुछ एंगल ले लो जो डिवाइड करने से 60 डिग्री। चलो मान लेते हैं एक मिरर लिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये एक मिरर हो गया M1 और ये एक मिरर हो गया M2। दोनों के बीच का एंगल कितना है साहब 60 डिग्री है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसको हम लोग कैसे रखें, सिमेट्रिकल रखो या फिर असिमेट्रिक रखो, जैसे रखना है रख लो। मान लो हम इसको अभी सिमेट्रिकल रखते हैं, इधर भी एंगल कितना बना रहे हैं साहब
इधर भी एंगल 30 बना रहे हैं और इधर भी एंगल 30 बना रहे हैं। अगर दोनों तरफ 30 30 बना रहे हैं इसका मतलब हम सिमेट्रिकली रखें। अब देखते हैं सर कितना नंबर ऑफ इमेज बनना चाहिए इसमें। अगर रूल के हिसाब से जाएं तो हम 360 अपॉन क्या कर लेंगे साहब, 60 करेंगे, 1 0 कट जाएगा, यहाँ आया 6। देखो जो कैपिटल N है वो मेरा क्या है साहब, इवन है, तो इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा n-1 यानी 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। अपने ट्रिक से भी बनाते हैं। चलो ये मेरा क्या है m1 है, ये मेरा क्या है m2। इससे जो पहला इमेज बनेगा वो 30 पे बनेगा, उससे भी जो पहला इमेज बनेगा 30 पे बनेगा। दोनों के बीच का एंगल 60 है सर, ऐड करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90। फिर अगेन यहाँ पर 60 मारेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 50। फिर क्रॉस मारेंगे सर, यहाँ से 60 ऐड करेंगे तो देखो ये 180 से ऊपर चला जाएगा 150 + 60, तो ये यहाँ और फिर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है साहब, क्या ये 150 और ये 60 कितना दे रहा है, 360 दे रहा है, जबकि यहाँ पर इमेज 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना होगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखो 150 + 150 और 60 360 आ गया। अगर सम हम बोले थे 360 आता है तो वो ओवरलैप का केस होता है और किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हम लोग सपोज इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इमेज बनता है वो 5 बनता है। ये हम लोग किस कंडीशन में लिए हैं, हम लोग सिमेट्रिकली करके। मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग जब बना रहे होते, मान लो इसी क्वेश्चन को बना रहे थे, यही दो मिरर होता और दोनों मिरर को हम लोग कैसे रख लेते, असिमेट्रिकल रखते, यानी कि 60 डिग्री है तो मान लो ऐसे रख दिए। इसके साथ एंगल कितना बना लिए साहब 20 डिग्री और इसके साथ कितना बना लिए 40 डिग्री। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, हाँ ना बोलते रहना है। चलो देखो यहाँ पर ये 20 ये 40 सर। चलो अब ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इसका इमेज, तो ट्रिक से बनाएंगे, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। क्लियर है, ये m1 हो गया m2। मिरर के बीच का, दोनों के बीच का एंगल आज भी 60 है, बस असिमेट्रिकल रखें। यहाँ 20 और 40 का एंगल लिए, उससे पहले 30 और 30 का रखे थे, हाँ ना बोल। चल ये m1 पहला जो बनेगा कितना बनेगा साहब 20 डिग्री, ये जो बनेगा कितना बनेगा 40 डिग्री पे। सही है सर, m2 से जो बनेगा 40 पे और m1 से बनेगा, यहाँ क्रॉस लेना है, दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। ऐड मार दे, 60 + 40 विच इज इक्वल टू 100, 60 + 20 180, हाँ ना बोल। यहाँ लिख फिर से 60 और 60 को जोड़ दे, ये आ गया तुम्हारे पास कितना 140 और 100 + 60 कितना आ गया साहब 160 आ गया। अगेन क्रॉस मार, यहाँ 60 जोड़ दे, यहाँ 180 से पार हो जा रहा, यहाँ भी पार हो जा रहा, कोई दरकार नहीं है यहाँ कुछ लिखने का। तेरे पास टोटल इमेज कितना साहब 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जरा जोड़ के देख यहाँ से 160 + 140, 160 + 140 विच इज इक्वल टू 300, 300 + 60। ये देख फिर ओवरलैप का केस आ गया है। तो सर ये देख, ये जब ओवरलैप का केस आ गया है तो दोनों इमेज एक जगह बन रहा हो, किसी एक को निगलेक्ट कर ले। चल हम इसको एक निगलेक्ट कर देते हैं तुम्हारे लिए। तो तेरे पास अगेन कितना नंबर ऑफ इमेज आ रहा है सर, नंबर ऑफ इमेज अगेन 5 आ रहा है। यानी कि सर अगर सिमेट्रिकल रखे या अनसिमेट्रिकल रखे, इवन के केस में अगर हम 360/θ करते हैं और इवन आता है तो फिर उसमें सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है, जैसे भी रख लो आ जाएगा। अब केस लेते हैं किसका साहब, देखो प्रीवियस में तुम पढ़ा था कि अगर ऑड आता है 360/θ करने से ऑड आता है, 360/θ करने से ऑड आता है तो चेक करना होगा। अगर सिमेट्रिकल है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, असिमेट्रिकल है तो नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लो 2 मिरर है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको हटाओ, यहां से ले लेते हैं एक। मान लेते हैं 2 मिरर है साहब, दोनों के बीच का एंगल कितना ले लेते हैं 120। कितना ले लिए साहब 120। पहले सिमेट्रिकल ही रखते हैं, कितना सिमेट्रिकल रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये एंगल कितना बन जा रहा होगा मेरे पास, ये एंगल 60 बन रहा होगा और ये भी एंगल कितना बन रहा होगा 60 बन रहा होगा। ये मेरा पहला मिरर हो गया m1 और ये मेरा दूसरा मिरर हो गया m2। अब मेरा सोच, अगर हम यहाँ से n निकालेंगे तो n निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ाएं सर 360/θ। थीटा का वैल्यू 120 लिए, 12 से काटे 12 या 36 यानी कि 3 आ रहा है। सर ये ऑड आ रहा है तो क्या 1 माइनस करे या नहीं करे, जरा प्रीवियस में आकर के देखो। अगर सर यहाँ पर आप रख कैसे रहे इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर आप सिमेट्रिकल रखे हैं तो 1 माइनस करना पड़ेगा और असिमेट्रिकल रखे हैं तो नहीं करना पड़ेगा। चलो आज देख लो, यानी कि इस केस में मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें सिमेट्रिकल रखे हैं तो 1 माइनस करना चाहिए, यानी कि मेरा जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 आएगा। चलो रूल से देखते हैं सर, यहाँ पर ही m1 है, यहाँ पर ही m2 है। पहला इमेज कितना पे बनेगा 60 पे, इसका भी पहला इमेज 60 पे। सर क्रॉस मारे, यहाँ पर ही दूसरा 120 आया, ये कितना आ गया साहब 180 आ गया और ये भी कितना आ गया 180 आ गया। इससे आगे तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, 180 के बाद रुक जाया जाता है। अब जरा देखो जरा सर इसको जोड़ करके, ये 180 है प्लस यहाँ क्रॉस मारो, ठीक है, ये कितना आ रहा है 160 + 160 और ये 20। तो सर सॉरी, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 180, 60 + 120 था ना बीच का एंगल, हाँ, तो ये 180 आ गया, ये 180 आ गया। तो 180 वाले को तो हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है, 180 वाले को भी कंसिडर नहीं करते हैं, यानी इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे और मेरा इमेज कौन होगा, ये होगा और ये होगा। यानी मेरा नंबर ऑफ इमेज अभी भी कितना बन रहा होगा साहब 2 ही बन रहा होगा। अब चलो इसी केस को रखते हैं। इसी केस को कैसे रखते हैं साहब, यही वाला मिरर है और इसको हम फिर से 2
जगह पे जब असिमेट्रिकल रखते हैं तो मान लो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, कोई अच्छा एंगल लेते हैं, चलो यहाँ रख लेते हैं इसको, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, और इसको कितना पे रख लिया 90 पे, ये मेरा पहला मिरर है और ये मेरा दूसरा मिरर है। अब असिमेट्रिकल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज देखते हैं, ठीक है, क्योंकि असिमेट्रिकल के केस में क्या बोला था देखो, तो अगर हम सिमेट्रिकल ही नहीं रखते तो 360/θ ही मेरा नंबर ऑफ इमेज होता है, ठीक है। तो देखो असिमेट्रिकल रखे हैं ऑड आने पर, क्योंकि इस पे ऑड आ रहा है, मेरा n का वैल्यू कितना आ रहा था, ऑड आ रहा था। अब हम इसको क्या रखें, असिमेट्रिकल रखे, सिमेट्रिकल रखने पर एक घटाना था, असिमेट्रिकल रखने पर नहीं घटाना था। चमकता है कि नहीं? चलो ये 90 है तो पहला इमेज कितना पर बनेगा, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। तो सर m1 से जो पहला इमेज बनेगा वो 90 पे बनेगा और m2 से जो पहला इमेज बनेगा वो 30 पे बनेगा। क्रॉस लगाएंगे 120 लिखेंगे, यहाँ आएगा 150 और यहाँ आ जाएगा सर 120 + 90 विच इज इक्वल टू 210। तो कोई फायदा नहीं है इसको बना करके, 210 तो मेरा कैंसिल ही कर लो इसको, ठीक है। ये कितना आ रहा है 120 + 90 210 आ रहा है, 210 तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, मतलब ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, और ये 180 से कम है साहब, ये कितना है 150 है, ठीक है। राइटिंग समझ लेना, ये 150 है, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट हूं मगर तुमको बात समझ आना चाहिए। ये 150 है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया यहाँ पर साहब 3 हो गया। देखा सर, दो मिरर के बीच में अगर एंगल क्या था 120 था, तो ये सर अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ तो नंबर ऑफ इमेज 2 दे रहा था, और असिमेट्रिकल रखा हुआ तो नंबर ऑफ इमेज 3 दे रहा था। अगर मैं फास्ट नहीं हूं तो तुम आराम से समझना इस बात को। चलो, तो आई होप तुमको ये वाला बात समझ आ गया होगा, इस फॉर्मूला को कैसे करना है यूज। देखो, अगर तुमको थीटा दे दिया, सबसे पहले 360/θ कर लो। थीटा करने के बाद अगर तुम्हारा इवन आता है, तो 1 माइनस कर ही दो, उसको तुम देखना, यहाँ से समझ भी आ जाएगा। और अगर सर ऑड आता है तो फिर चेक करना कि वो सिमेट्रिकली रखा हुआ कि असिमेट्रिकल रखा हुआ। अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो उसको 1 माइनस करना होगा, और असिमेट्रिकल रखा हुआ तो 1 माइनस नहीं करना होगा, ठीक है। सर हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो सबको मिला करके एक न्यूमेरिकल का सेशन बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं कहां पर, फील्ड ऑफ व्यू। सर व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? द फील्ड ऑफ व्यू इन अ प्लेन मिरर रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द रीजन और एरिया विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। क्या मैं फास्ट हूं? अगर हूं तो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा स्लो बोलूं। इधर आ जाओ सर। फील्ड ऑफ व्यू, द फील्ड ऑफ व्यू इन अ प्लेन मिरर रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द रीजन और एरिया विजिबल टू एन ऑब्जर्वर थ्रू द मिरर। इट इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द मिरर, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द मिरर। ये तुम्हारे लिए घर पे बैठकर आराम से पढ़ लेना, मेरी बात को समझ। फील्ड ऑफ व्यू किसको कहते हैं साहब? फील्ड व्यू किसको कहते हैं? मान ले ये तेरा एक मिरर है, और यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जाहिर है कि हम इसको एक्सटेंड करके इसका इमेज कहां पर बना लेंगे, ठीक इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर बना लेंगे। अब अगर फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो मिरर के ठीक एंड से, कहां से साहब? मिरर के ठीक एंड से एक रे ऑफ लाइट को, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को मिरर के ठीक एंड पे जाकर के स्ट्राइक कराओ और उसको रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है साहब। और ठीक इसको पीछे एक्सटेंड करके उसके ऑब्जेक्ट से मिला लो। फिर एक और रे ऑफ लाइट निकालो और मिरर के दूसरे एज से उसको मिलाओ, और फिर इसको कहां करा लो, ऐसे रिफ्लेक्ट करा लो, ठीक है। अब देखो, ये जो रीजन आया है, यही रीजन क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर ही रहता या यहां पर रहता, यहां पर ही अपना आंख रखता, समझ, अगर हम अपने आंख को यहां पर रख रहे होते और चाहते कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाए, तो वो इमेज मेरे को नहीं दिखता। हाँ, बात अलग है कि अगर मेरा आंख इस पोजीशन पे होता और हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते तो मेरे को ऑब्जेक्ट दिख जाता। ये जो रीजन आ रहा है, यही मेरे लिए क्या है साहब? फील्ड ऑफ व्यू है। इतना ही रीजन तक मेरे को, अगर हम इस रीजन में अगर कहीं पर चल रहे होते तो ये इमेज मेरे को दिख रहा होता, इस रीजन में चल रहे होते नहीं होता है ना कभी कभी कि सर हम मिरर के सामने नहीं होते, मेरा दोस्त भी मिरर के सामने नहीं है, वो कहीं यहाँ पर है, लेकिन मेरे को इस पोजीशन से उसका इमेज दिख रहा होता है, ठीक है, इस पोजीशन से उसका इमेज दिख रहा होता है, हम लगता है कैमरा से बाहर चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है तुम्हारा सर? ये तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू है। चलो आगे समझते हैं और फील्ड ऑफ व्यू को। तो नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड व्यू ऑन y एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2,0 एंड mn इज अ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। देखो हम इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा क्या है? y एक्सिस है, ठीक। ये तुम्हारा क्या है? y एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? x एक्सिस। और यहां पर मान लो क्या रखा हुआ है बाबू? एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, हाँ ना बोलते रहना है। यहां पर मान लो क्या रखा हुआ है? एक मिरर रखा हुआ है, और यहां पर एक मिरर तो रखा हुआ है। ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? यहां पर ही कहीं पर रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 2,0, और इस मिरर का जो एज का यानी एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3 एंड 4,2, राइट। और तुमसे क्या बोला जा रहा है? शोन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, तो हम लोग लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं? पहला हम लोग क्या बोले थे? एक इंसिडेंट रो इसके पहला एज पे, राइट,
यहां से ये भी कर लो कि इसका इमेज बना लो, इसका इमेज ठीक इक्वल दूरी पर बनेगा। ये कितना है सर, यहां से 2 मीटर है, ये 2 समझ आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट 4 है, यानी इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक 4 मीटर होगा। ये भी बात समझ आता है, हाँ सर। यानी कि ये वाला जो दूरी है ये कितना है साहब, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, 2। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कितना पे बनेगा, यहां से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। इतना समझ आ रहा है। अब ये मेरा पहला इंसिडेंट रे जो यहां जाता है और यहां टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस है। तो यहां पर ही हम इसको ऐसे करके कहीं मिला लेते हैं, 2 मीटर पे आकर के मिल गया, और ये मेरा इंसिडेंट रे यहां चला आ गया। ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये ऐसा चला आया। अब दूसरा इंसिडेंट रे इसके एंड पे गिराओ और इसको फिर कैसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, कहीं ऊपर टकरा रहा होगा। अब इसको पीछे ऐसे मिलाओ। ठीक, इसको जरा सा क्या करना पड़ेगा, मेरे को छोटा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये छोटा अगर हम करेंगे, ये थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, तो ये मेरा जो y एक्सिस है, ये जो मेरा y एक्सिस है ये इधर है कहीं, और जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है वो रीजन कौन है, वो ये वाला रीजन है। मेरे को ये लाइन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, सॉरी, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, इमेज है। और यहां पर समझते हैं, ये मान लो पॉइंट का नाम है A, ये B और ये C सपोज। ठीक है, और ये मेरा I हो गया, इसका नाम दे दो E, इसका नाम दे दो F, और इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग G। अब देखो, फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यूज को। कैसे फाइंड करेंगे साहब, देखो यहां से ट्राइंगल ACI, फ्रॉम ट्राइंगल ACI एंड EGI आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो AC जो मेरे को मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय यहां से क्या हो जाएगा EG, तो EG का पूरा लेंथ यहां से यहां कितना होगा, 3 मीटर, राइट। ये कोऑर्डिनेट 3 का है। अब अगर हमको ये देखना है तुम्हारा CI, तो ये मेरा कितना हो रहा है सब, यहां 2 2 2, यानी ये पूरा है 6, तो ये मेरा हो जा रहा है CI 6, और ये मेरा कितना हो जाएगा GI 2। तो इसको कैंसिल करेंगे, यहां 3 आएगा। तो AC का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 9। ये मेरे को AC मिल गया 9 मीटर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना बोलो। ये मेरा कितना है, AC 9 है। अगर मेरे को BC मिल जाए तो मेरा AC का काम हो जाएगा। तो हमको इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर देखो ट्राइंगल BCI, तो सर ट्राइंगल BCI एंड क्या लिख सकते हैं सर, यहां से FGI आर सिमिलर, दिख रहा है सर, ये दोनों सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होगा। तो BC अपॉन FG, इसका लेंथ कितना है साहब, ये देखो ये कितना लेंथ है, यहां से यहां ये होगा मेरा, ये पूरा 3 है, यहां से 2 है, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 3 था ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया था 4,2, यानी ये मिरर खुद 1 मीटर का है, ये 2 मीटर हो रहा है। तो यहां पर ही कितना लिखा जाएगा, 2 इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा साहब, ये वाला पूरा कितना होगा CI, तो मेरा जो CI है वो है 6 अगेन, और ये कितना है साहब 2 है, तो ये 2 और 3 कट जाएगा, तो 2 तिया 6, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है मेरे पास 6 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये मेरा लेंथ कितना हो रहा है, ये 3 है, ये 2 है, यहां से यहां तक, यानी ये 1 था। ठीक है, ये 6 मीटर आ गया मेरे पास BC। तो ये मेरा अगर BC 6 है तो AC से अगर हम BC को माइनस कर दे, इस AC से अगर हम BC को, सॉरी BC आया ना, हाँ, तो BC को माइनस कर दे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 - 6, यानी ये जो रीजन होने वाला है वो कितना वाला है 3 मीटर। ठीक है, तो ये जो मेरा AB होगा, AB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC माइनस BC, दैट इज इक्वल टू 9 - 6 एंड विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो फील्ड ऑफ व्यू जो हमारा आएगा वो 3 मीटर होगा। आई होप मेरा बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया है। इतना आज के लिए काफ़ी है। अगर कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, जो करना है करो और पूछो, मैं सारा चीज़ का जवाब दूंगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, रात का काफ़ी समय हो चुका है। गुड नाइट, बाय, टाटा।